नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज जो कि रुक्मणी प्रकाशन के बुक का है और उसी की सीरीज चल रही थी। उसी के आगे का हम आज टेस्ट सीरीज नंबर 9 लगाएंगे। ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन करेंगे, 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेमस है ये बुक और रेलवे के लिए खासकर जानते हैं, लेकिन रुक्मणी ने इस बार लेखपाल के लिए भी ये टेस्ट सीरीज निकाला हुआ है, मॉक टेस्ट। तो इसमें टोटल 30 सेट हैं, जिसमें 8 सेट हो चुके हैं, 9वां सेट आज हम करेंगे, ठीक है। और जीएस और हिंदी का भी जो है चल रहा है, उसमें 3 सेट हो चुके हैं। तो उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। साथ में थ्योरी अगर आपको करना है ग्रामीण विकास का, तो यूथ का पब्लिकेशन का मैंने बुक कराई हुई है, घटना की कराए हो, परीक्षा मंथन की भी करा दी। तो आप लोग जाकर चैनल पेज पर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए, लेखपाल के कागजात पर जो है राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट सी हो जाएगा, राजस्व अधिकारी। अब कुछ बातें जान लेते हैं इससे संबंधित, जैसे कि लेखपाल या पटवारी जो है राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है और इन्हें जो है विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि कौन कौन से नाम से? पटेल के नाम से भी जानते हैं, कारनाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद शान बोगारू नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम के इन्हें पहचाना जाता है। और ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार का एक प्रशासनिक पद होता है, ठीक है। ये अपने क्षेत्राधिकार के भूमि जो संबंधित विवाद का निपटारा करते हैं, भूमि का सीमांकन करना, म्यूटेशन विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति आय, निवास संपदा आदि का कार्य करते हैं। पटवारी प्रणाली की शुरुआत जो है सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने शुरुआत किया था, ठीक है। शेर शाह सूरी ने जो है स्टार्ट किया था, या इसके शासन काल में जो है स्टार्ट हुआ था, और अकबर ने इस प्रणाली को जो है बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन काल में जो है मामूली परिवर्तन हुआ, लेकिन ये प्रणाली उसी तरीके से जारी रही। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब पारित हुआ था? तो ये जो है 1950 में स्टार्ट हुआ या पारित किया गया था, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, 1950। अब एक जो जमींदारी प्रथा थी वो भारत में मुगलों काल में और ब्रिटिश कालों में जो है ये प्रचलित राजनीतिक और सामाजिक प्रथा थी। और उत्तर प्रदेश सरकार असमानता को ख़त्म करने के लिए भूमि सुधार उन्मूलन कानून जो है 1950 में लाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भूमि सुधार कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और किसानों को 4 श्रेणियों में जो है बांट दिया गया। उसमें भूमिधर, सीरदार, आसामी और आदिवासी, ये 4 श्रेणी बनाए गए। भूमि सुधार कानून से पहले किसानों को जो है 7 श्रेणियों में रखा जाता था, ठीक है। भारत में 23 मार्च 1993, ठीक है, डेट एग्जैक्ट याद रखना, 23 मार्च 1993, 23 मार्च 1993 की बात करें, सॉरी 1993 नहीं, 1793 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है मुझसे। 1793, 23 मार्च 1793 को जो है कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त द्वारा भूमि जमींदार का मान लिया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के अगर प्रेरणाता की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस ही हैं जन्मदाता। भारत सरकार ने जो है 1950 में जमींदारी उन्मूलन का अधिनियम लाया और 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करवाया, जिसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन के लिए जो है 9वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निम्न में से कौन सा ढांचा तैयार किया है? एकल स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय, इसमें से बताना है। तो इस जो है मछुआरों को आर्थिक रूप से अगर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय ढांचा का जो है तैयार किया है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, त्रिस्तरीय ढांचा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है मछली पालन लोन योजना प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो है सरकार लोन मुहैया कराती है और उद्देश्य उसका क्या है? किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ निर्यात को बढ़ाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो है मत्स्य बीज उत्पाद में न केवल प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान को मत्स्य बीज का निर्यात भी करता है। तो ये कुछ बातें हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वित करती है, कौन करती है? तो जिले स्तर पर जो विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वित जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है, जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, जिला ग्राम विकास अभिकरण, ठीक है। और इस विकास के कार्यक्रम की बात करें तो निम्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि मनरेगा, ठीक है, इसी कार्यक्रम के तहत होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसी कार्यक्रम के तहत होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी कार्यक्रम के तहत होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना आदि कार्यक्रम जो है इसी के तहत होता है, क्रियान्वित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधिकारिक जो है अधोरचना के विकास में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का योगदान रहा, ये बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधारित अधोरचना का विकास में उपयुक्त जितने भी इसमें है वो सभी का जो है योगदान रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो, फिर जवाहर रोजगार योजना या फिर मनरेगा हो। तो इसमें आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर जवाहर रोजगार कार्यक्रम की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1989 को चलाया गया। 1983 में जो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद नरेगा का नामकरण किया गया 2 अक्टूबर 2009 को और उसका नाम मनरेगा रख दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक परिवार के सदस्य को कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र के सहयोग से जो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सैटेलाइट टाउन का जो है विकास किया जा रहा है। तो आंसर इसका हापुड़ जिला हो जाएगा। और हापुड़ जिला का गठन की बात करें तो 28 सितंबर 2011 को किया गया था। ठीक है, इसका गठन। और इसके बाद अगर हम बात करें तो गाजियाबाद जिला से जो है अलग करके बनाया गया। हापुड़ जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी है। ठीक है, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट सिटी है। नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या सैटेलाइट सिटी है, और सैटेलाइट टाउन का विकास हापुड़ में किया जा रहा है। ठीक है, देश में कितने सैटेलाइट सिटी हैं, तो टोटल 10 सैटेलाइट सिटी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, हथनी कुंड परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो हथनी कुंड परियोजना जो है यमुना नदी पर स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, यमुना। ठीक है, हथनी कुंड परियोजना जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। और इसके बाद इसका निर्माण कब हुआ, तो 1996 टू 99 में जो है इसका निर्माण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, हथनी कुंड बैराज जो है 360 मीटर लंबी है। हथनी कुंड बैराज हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में अवस्थित है और यमुना नदी पर भी अवस्थित है। हथनी कुंड बैराज में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, समाज संबंधों का ताना बाना है और यह कथन किसने कहा था। तो समाज संबंधों का ताना बाना है, यह कथन जो है मैकाइबर का है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, मैकाइबर जो थे वो एक शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अब रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइबर की बात करने का पूरा नाम है और ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आगस्ट कॉम्ट थे एक, जिन्होंने जो है सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। आगस्ट कॉम्ट को जो है अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा यानी कि वर, जिसको इंग्लिश में ग्रूम कहते हैं, उम्र की शादी के समय वैधानिक रूप से कितनी होनी चाहिए। तो भारतीय समाज में जो है दूल्हा की उम्र की शादी वैधानिक रूप से जो है कम 21 वर्ष का होना चाहिए। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, अब हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें 1955 के तहत जो है लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है और लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, निर्धारित करता है 1860 के अधिनियम द्वारा हुई भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोध के तहत महिलाओं और पुरुषों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष किया गया था, निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये 1929 की बात है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसमें जो हुआ तो 1944 में फिर संशोधन हुआ और इसमें महिलाओं के लिए विवाह की आयु 15 वर्ष कर दी गई। 1978 में इस कानून में एक बार फिर संशोधन किया गया और इसमें विवाह की न्यूनतम आयु और लड़का और लड़की की क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया। अभी सरकार 2019 में इससे संबंधित एक और संशोधन लेकर आए, उसमें बताया गया कि लड़की की आयु जो है 21 वर्ष अब कर देनी चाहिए। तो अभी वो पारित नहीं हो सकता हो जाए, तो इसमें आंसर जो है ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतिम वर्षा ऋतु की बात करें तो बुद्ध ने अपने कुशीनगर में बिताया था। ठीक है, अपने जीवन की। कुशीनगर क्या है, कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक नगर है कुशीनगर। ठीक है, और ये एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग और फायान जो है यात्रा वृत्तांतों में इस प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है। और पौराणिक कथा के अनुसार जो है राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, इसलिए इसे कुशावती नाम से भी जाना गया।
मल्ल की राजधानी कुशीनारा के नाम से भी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ पॉइंट हो गए जिसका हम लोगों ने वर्णन किया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका अगर देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश की लोकगीत नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की लोकगीत की बात करें तो उसमें आएगा ढोला मारू। जो ढोला मारू है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बाकी इसमें बिरहा, कजरी, रसिया, ये तीनों जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। ढोला मारू जो है ये राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गाथा है और ये जो है प्रेम प्रसंग पर आधारित है ढोला मारू। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो सोहर, कहरवा, कजली या कजरी, नौका झक्कड़, बिरहा, रसिया आदि आते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर जो है लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नैमिषारण तीर्थ किस जिले में है, किस जनपद में है, ये बताना है। तो नैमिषारण जो है ये सीतापुर जिले में है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा सीतापुर। ठीक है, नैमिषारण जो है लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर जो है स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। वराह पुराण के अनुसार जो है भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण कहलाता था। तो इस तरीके से पॉइंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा हथकरघा उद्योग। ठीक है, अब पॉइंट में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में खेती के बाद अर्थव्यवस्था में जो है हथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हथकरघा उद्योग जो है क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर हथकरघा बुनकरों के लिए क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हथकरघा बुनकरों के हेतु जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना भारतीय बीमा निगम के सहयोग से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है, ये बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया गया है 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। तो बताइए इसमें कितनी होती है। देखिए चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण जो होती है वो होती है 15 किलोग्राम। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 15 किलोग्राम। अब धान या चावल ये क्या है, खरीफ फसल है होती है और देश के कुछ राज्यों में धान जो है 2-3 बार बोई जाती है, 2 से 3 बार बोई जाती है। धान की कुछ किस्में 90 दिनों में तो कुछ 120 से 30 दिनों में तैयार होती हैं। धान की कुछ किस्में हैं जिसमें पूसा 1460 है, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4, ठीक है, MTU 1010 है, IR 64 है, IR 36 है। तो ये तरीके से ये धान की कुछ किस्में हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है लेखपाल के 2015 पेपर में। ठीक है, तो गेहूं में प्रोटीन की बात करें तो 12% के आसपास होता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 12%। ठीक है, गेहूं में सामान्यतः जो 8 से 15% के बीच प्रोटीन पाया जाता है और 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा और 2% खनिज पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन अब क्वेश्चन के अनुसार 12% होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, और इसके बाद गेहूं में जो है ग्लूटेन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में जो है विटामिन ई, सीलियम और रेसे पाए जाते हैं जो कैंसर की सेल को पनपने से रोकते हैं। गेहूं में प्रोटीन, लौह तत्व, जिंक, तांबा, मैग्नीज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में भारत दूसरे स्थान पर गेहूं उत्पादन में आता है। तो इस तरीके से आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। पटसन की खेती जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिलों में खासकर किया जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा देवरिया और गोरखपुर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है और इसकी खेती जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोंडा, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में किया जाता है। पटसन से जो है टाट, बोरियां, रस्सियां, कालीन तथा सजावट की वस्तुएं बनती हैं। जूट में जो है विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, और जूट उत्पादन में भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में किया जाता है। सर्वाधिक जूट उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जूट उत्पादन में अग्रणी देश भारत, बांग्लादेश और चीन 3 देश हैं। भारत में जो है जूट का प्रथम कारखाना 1859 ईस्वी में लगा था। ठीक है, और ये कहाँ पर लगा था, बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। देश विभाजन के बाद जूट के 112 कारखानों में से 102 कारखाना जो था वो भारत के हिस्से में आए थे। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा देवरिया और गोरखपुर।
अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है। ये तेल रिफाइनरी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये बताना है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है मथुरा जिला में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा मथुरा, ठीक है। अब कुछ बातें जान लेते हैं। तो मथुरा रिफाइनरी जो है देश की 12वीं कंपनी है और IOC की 6वीं रिफाइनरी कंपनी है, ठीक है। मथुरा रिफाइनरी देश की 12वीं तथा IOC की 6वीं रिफाइनरी कंपनी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो यह रिफाइनरी जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश को समर्पित की गई थी। मथुरा रिफाइनरी की स्थापना जो 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को माना जाता है। तो राधा के जन्म स्थान के रूप में बरसाना स्थान को माना जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा बरसाना, जो कि मथुरा के पास पड़ता है। यह गांव रावल के नाम से भी प्रसिद्ध है। राधा की मां का नाम कीर्ति था तथा पिता वृषभान था। जगत में जो है श्री राधा जी कृष्ण रूप स्वरूपा के रूप में विख्यात हैं। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो है उनका विवाह रायण नामक एक वैश्य से हुआ था, जो भगवान कृष्ण का ही अंश माना जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से डैश के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हैं, ठीक है। तो हरदौल कथा किस क्षेत्र का लोकगीत है विशेष रूप से, तो ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है। और ये कथा जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ओरछा के राजा जो हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से पर्यायोजन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। हरदौल कथा जो है बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम स्तर भू प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है ये बताना है। तो ग्राम स्तर भू प्रबंधन समिति का सचिव जो होता है वो लेखपाल होता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा लेखपाल, ठीक है। अब जिला राजस्व परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। जिला में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल राजस्व से संबद्ध अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आलू, आम, बासमती चावल के लिए कृषि निर्यात के क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है और इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ये सभी हो जाएगा, आलू, आम, बासमती चावल, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि नीति में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। तो 7.35% जो है राष्ट्रीय कृषि में उत्तर प्रदेश का योगदान है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सभी, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कृषि उत्पादक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित नहीं किया जाता है। तो वो कौन सा फसल है ये बताना है। तो वो है गन्ना फसल के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित नहीं किया जाता है। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जो होती है उसकी सिफारिश की जाती है, FRP जिसको कहते हैं। FRP का पूरा नाम है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है। गन्ना के लिए जो है 1966 से FRP निर्धारित की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 22 निर्दिष्ट फसलों के लिए की जाती है, जिसमें से 6 फसलों खरीफ फसलें जिसमें से 6 फसलें रबी की फसलें, 14 फसलें जो होती हैं खरीफ की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011-12 में जो है भारत के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो 2011-12 में जो है अगर हम बात करें कौन सा ग्रामीण निर्धनता अनुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य में है ये बताना है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ग्रामीण निर्धनता अनुपात है, ठीक है। और छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम ये सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों में गिने जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट है। तो 47.9% गरीबी है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा अगर सी पार्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है स्थित है सैफई इटावा में, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा सैफई इटावा। कब स्थापित किया गया था, 2005 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद जो है महिलाओं पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर लाने के लिए एक सकारात्मक विभेद को अनुमन्य करता है। वो अनुच्छेद बताना कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में जो महिलाओं पुरुषों को एक साथ बराबरी पर लाने की कोशिश करता है। तो वो है अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15 जो कि अनुच्छेद 15 के अनुसार दिया गया है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर लाने के लिए सकारात्मक विभेद को अनुमन्य करता है। और 15 में जो है राज्य की किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 15 के नियम 3 के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध भी किए गए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 15 के नियम 4 के अनुसार राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से
पिछड़े तथा SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की भी छूट दी गई है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा अनुच्छेद 15। तो ये था वीडियो पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जिसका डिस्कशन हुआ और देखेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे कि अगला वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।